Welcome to a new literary session. Today, my topic is Ode on a Grecian Urn by John Keats. This poem is also one of the great six odes written by John Keats. The publication of the poem is 1820. The poem is divided into 5 stanzas of 10 lines each. The poem examines the close relationship between art and beauty and love. The theme of the poem is representation of art and immortal love. So, welcome back to my channel. My name is Sunita Kataria. Today, I will give you detailed explanation of this poem, line by line in Hindi. So, without wasting more time, let's go to the computer screen now. We'll understand and analyze the poem line by line in Hindi. Let's get started. फ्रेंड्स, इसका पहले हम टाइटल समझते हैं। ग्रीशियन अर्न, अर्न का मतलब है कलश, ग्रीशियन का मतलब है ग्रीस, ग्रीस का यानी कि यूनान देश का कलश। जॉन कीट्स, ये जॉन कीट्स की पिक्चर है। जॉन कीट्स एक बार लंदन के म्यूजियम में गए थे और उन्होंने वहां पर ये ग्रीशियन अर्न देखा था। ये अर्न की पिक्चर है। इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, गड़ी हुई हैं, छपी हुई हैं, और इन्हीं पिक्चर्स को गहराई से देखते हुए जॉन कीट्स ने डेथ और इमॉर्टलिटी के बारे में सोचा और इस पर एक ओड लिख डाला। इसी अर्न को इमॉर्टल, लव, ब्यूटी, ट्रूथ और आर्ट को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया है इस पूरी पोम में। अब हम पोम को स्टार्ट करते हैं। Stanza 1. Thou is still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than a rhyme. जॉन कीट्स उस अर्न को अनरेविश्ड ब्राइड बोलते हैं। अनरेविश का मतलब है इनोसेंट, प्योर, वर्जिन, जिसको कभी टच नहीं किया गया हो, जिसे कभी तराशा नहीं किया हो। और ये अर्न दुल्हन किसकी है? क्वाइटनेस की, यानी कि शांति की, सन्नाटे की ये दुल्हन है। द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, और उस अर्न को जॉन कीट्स फोस्टर चाइल्ड बोलते हैं। फोस्टर चाइल्ड एक अडॉप्टेड चाइल्ड को बोला जाता है, और ये चाइल्ड किसका है? साइलेंस का और स्लो टाइम का। यानी कि इस लाइन में जॉन कीट्स उस अर्न को फोस्टर चाइल्ड बोलते हैं, किसका? साइलेंस यानी कि सन्नाटे का, शांति का, और स्लो टाइम बीतते हुए धीरे धीरे समय का। सिल्वन हिस्टोरियन, फ्रेंड्स सिल्वन बोलते हैं समथिंग रिलेटेड टू फॉरेस्ट, यानी कि देहाती हिस्टोरियन, इतिहासकार। उस अर्न को अब वो देहाती इतिहासकार बोलते हैं, who can thus express a flowery tale more sweetly than a rhyme, जो अपने ऊपर छपी हुई कहानी, स्टोरी, कौन सी कहानी? अ फ्लावरी टेल, यानी कि फूलों वाली कहानी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। और ये जो स्टोरी है जो उसके ऊपर छपी हुई है, ये स्टोरी, तुम्हारी ये स्टोरी हमारी राइम यानी कि हमारी कविताओं से भी ज्यादा स्वीट है। What leave fringed legends haunts about thy shape of deities or mortal or both, in Tempe or the dales of Arcady. What men or god are these? What maiden lot? अब पोइट आगे ये बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे किनारों पर जो ये पत्तियों की आकार की जो शेप है, ये क्या है? लीजेंड्स का यहाँ मतलब है कहानियां। क्या कहानियां बयां करती हैं तुम्हारे ऊपर जो ये शेप, तुम्हारी शेप के ऊपर जो ये पत्तियां हैं किनारे पर, ये कौन सी स्टोरीज बताती हैं? ऑफ डिटीज और मॉर्टल, क्या ये किसी देवताओं की हैं? डिटीज का मतलब है देवता, या फिर मॉर्टल, ह्यूमन बींग्स की हैं, या इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ अर्कादी। टेम्पे ग्रीस में एक वैली का नाम है, और डेल्स को भी वैली यानी कि घाटी बोलते हैं। अर्कादी, अर्कादी रिफर्स टू ओल्ड एंशियंट स्टेट ऑफ अर्काडिया, यानी कि ये एक ग्रीस की एक जगह का नाम है, अर्कादी। तो ये जो पिक्चर, ये जो कहानी तुम बता रहे हो, ये किसकी है? टेम्पे ग्रीस की जो वैली है उसके बारे में है, या फिर उन घाटियों के बारे में है जो अर्काडी की है। What men and God are these? क्या ये कहानियां इंसानों की हैं, आदमियों की हैं, या फिर गॉड की हैं? What maiden lot? Maiden का मतलब है कुंवारी लड़कियां, lot unpleasant, unhappy. So ये जो maiden है, ये कहानियां उन कुंवारी लड़कियों की हैं जो अनप्लेजेंट हैं, और ये अनप्लेजेंट क्यों हैं? What man pursued? कुछ पागल लड़के इन कुंवारी लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कहानी
के बारे में है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, क्या ये स्टोरी उन लड़कियों की है जो उन पागल लड़कों से अपने आप को बचाने का स्ट्रगल कर रही हैं। व्हाट पाइप्स एंड ट्रम्बल्स, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस पिक्चर में, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं पाइप्स और ट्रम्बल्स, ये क्या बयां कर रहे हैं, क्या स्टोरी बता रहे हैं। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, एक्सटेसी मीन्स परम आनंद, और ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किस तरह की परम आनंद की खुशी के बारे में बयां कर रहे हैं। तो इस पूरे स्टेंजा में जॉन कीट्स हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो अर्न के ऊपर जो पिक्चर्स हैं वो किसके बारे में है। मॉर्टल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स के बारे में है, देवताओं के बारे में है, वैली जो ग्रीस की वैली है वो है, या फिर अर्काडी की जो डेल्स हैं उनके बारे में है, मैन की हैं या गॉड की हैं, या कुछ कुंवारी लड़कियां जो अनप्लेजेंट हैं उनके बारे में है, या फिर उनका जो स्ट्रगल है उन लड़कों से अपने आप को बचाने का उसके बारे में है। और ये जो पाइप्स और ट्रम्बल्स तुम्हारे ऊपर जो आकृति बनी हुई है ये क्या बयां करती है, ये किस तरह की खुशी को एक्सप्रेस करती है। Stanza second. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ye soft pipe play on. Not to the sensual ear, but more endure. Pipe to the spirit deities of no tone. यहाँ जॉन कीट्स ये बोलना चाह रहे हैं जो हर्ड मेलोडीज हैं, यानी कि जो हम हमारे कान जो साउंड सुनते हैं वो साउंड्स तो बहुत स्वीट होते ही हैं, लेकिन जो अनहर्ड यानी कि जिनको हम हमारे कान नहीं सुन पाते हैं वो और भी ज़्यादा स्वीटर होते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा मधुर होते हैं। इसीलिए ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। अब जो इस पिक्चर में जो पाइपर है, जो म्यूजिशियन है, वो उसको बोलते हैं कि इस पाइप से यानी कि इस मधुर बांसुरी में से जो सॉफ्ट म्यूजिक आ रहा है उसको स्टॉप मत करो, उसको प्ले ऑन यानी कि बजाते रहो। नॉट टू द सेंशुअल एयर बट मोर एंड्योर। और ये जो सॉन्ग्स हैं वो मेरे सेंसेस यानी कि फिजिकल जो कान है वो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जो ये सॉन्ग हैं वो मेरी इमेजिनेशन को बहुत आनंद देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी अर्न के ऊपर जो ये पिक्चर है उस पिक्चर में जो म्यूजिशियन है और वो जो म्यूजिशियन वो पाइप्स बजा रहा है उसमें से जो सॉफ्ट म्यूजिक आ रहा है उसको स्टॉप मत करो, उसको बजाते रहो। और वो जो सॉन्ग है वो मेरे फिजिकल कान यानी कि मेरे कान नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो मेरी इमेजिनेशन है उसमें वो बहुत आनंद देते हैं। पाइप टू द स्प्रिट डिटीज ऑफ नोटोन। अब जो पाइपर है, जो म्यूजिशियन है, इस अर्न में पोइट की स्प्रिट के लिए साइलेंट सॉन्ग बजाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे सॉन्ग कभी सुने नहीं जाते बल्कि हमेशा ही नए और आनंद देने वाले होते हैं। क्योंकि ये अर्न है, ये एक पिक्चर है, पिक्चर इसके ऊपर छपी हुई है और उस पिक्चर में जो म्यूजिशियन गाने बजाता है, क्योंकि वो गाने कभी भी चेंज नहीं होंगे, हमेशा नए रहेंगे और वो गाने हमेशा हमको हमारे इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा आनंद देंगे। Fair youth beneath the tree, thou canst not leave. Thy song nor ever can those tree to bear. Bold lover, never, never canst thou gaze, though winning near the goal yet do not grieve. फेयर यूथ बीनीथ द ट्री, वो जो नौजवान म्यूजिशियन पेड़ के नीचे बैठा है, दाउ कैंस नॉट लीव, वो अपना म्यूजिक बजाना बंद नहीं कर सकता। दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और तो तुम्हारे सॉन्ग हैं वो हमेशा नए रहेंगे और तुम उन सॉन्ग्स को चेंज भी नहीं कर सकते। नॉर एवर कैन दोज ट्री बी बेयर, और जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठे हो वो पेड़ कभी भी पतझड़ के सीजन को नहीं फेस कर पाएंगे। कहने का मतलब है जो उस अर्न पर पेड़ों की जो पिक्चर बनी हुई है वो स्प्रिंग सीजन को दिखाता है, और पेड़ कभी भी ऑटम सीजन को यानी कि पतझड़ को फेस नहीं कर पाएंगे, उनके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पिक्चर है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती, और अर्न पर जो भी एनग्रेव्ड है यानी कि जो भी उसमें कलाकृतियां बनी हुई हैं वो एज इट इज रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो म्यूजिशियन है वो अपने सॉन्ग को कभी बंद नहीं कर सकता और उसके सॉन्ग हमेशा नए रहेंगे, और जो पेड़ हैं वो भी हमेशा एज इट इज रहेंगे स्प्रिंग सीजन को फॉलो करते हुए, उनके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैंस दाउ किस, और जो साहसी लवर हैं जो अपनी बिलव्ड को किस करना चाहते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, और उनको दुख नहीं करना चाहिए
जो बोल्ड लवर हैं अपने बिलव को किस नहीं कर पा रहे हैं, उनको दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो विनिंग नियर द गोल यार्ड, उनकी जो बिलव्ड है वो हमेशा उनके पास रहेगी। उस पिक्चर में एक बिलव्ड है, एक लवर है। एक लवर अपने बिलव को प्यार करना चाह रहा है, उसका किस करना चाह रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। इस तरह की एक इमेज है उसके अंदर। तो यहाँ पोइट ये बोलना चाह रहे हैं कि उस लवर को दुख नहीं करना चाहिए कि वो अपनी बिलव को किस नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको इस चीज में खुशी होनी चाहिए कि उसकी जो बिलव्ड है वो उसके साथ हमेशा रहेगी। शी कैन नॉट फेड, और उसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दो दाउ हैज नॉट दाई विल्स, और ये जो तुम्हारा प्यार है, फॉर एवर विल दाउ लव, जो तुम्हारा प्यार है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, तुम अपने बिलव को प्यार करते ही रहोगे। एंड शी विल बी फेयर, वो हमेशा ही ब्यूटीफुल रहेगी, फेयर रहेगी तुम्हारे लिए, वो बुरी नहीं होगी और समय पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। Stanza third. A happy, happy bough that cannot shed your leaves, nor ever with the spring adieu, and happy melodies unwearied, forever piping song forever new. आगे जॉन कीट्स इस स्टेंजा में बताते हैं कि उस अर्न पर कुछ डालियों की पिक्चर बनी हुई है, और वो डालियां कैसी हैं? हैप्पी हैं। बो का मतलब है डालियां। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, उन डालियों के पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे। नो एवर बिट द स्प्रिंग अड्यू, अड्यू का मतलब है गुड बाय। और उस अर्न पर जो डालियों की पिक्चर है और जो ये मौसम दिखाया जा रहा है वो स्प्रिंग का मौसम है, और ये जो स्प्रिंग का मौसम है वो कभी भी गुड बाय नहीं कहेगा। एंड हैप्पी मेलोडियस अनवेरिड, और उस अर्न पर जो म्यूजिशियन, मेलोडियस मतलब म्यूजिशियन संगीतकार की जो पिक्चर है वो हमेशा खुश रहेगा, और वो उसको कभी भी थकान नहीं होगी। अनवेरिड मतलब उसको थकान नहीं होगी। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू, और जो वो गाना बजा रहा है, गाना पाइपिंग मतलब बांसुरी में से जो गाना बजा रहा है, वो जो सॉन्ग हैं वो हमेशा न्यू रहेंगे, और वो हमेशा ही सॉन्ग चलते रहेंगे। More happy love, more happy, happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young, all breathing human passion forever. आगे जॉन कीट्स ये बोलते हैं कि इस पिक्चर में जो लवर की पिक्चर बनी हुई है, इस आगे जॉन कीट्स बताते हैं कि इस अर्न पर जो लवर की पिक्चर बनी हुई है वो हमेशा ही खुश रहेंगे। मोर हैप्पी हैप्पी लव, और वो बहुत ही प्यार से खुश रहेंगे। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और उनका जो प्यार है वो हमेशा जोश में रहेगा। वार्म यहाँ पर जोश दिखाया गया है कि उनका जो प्यार है वो हमेशा जोश में रहेगा, एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और हमेशा उस प्यार का वो आनंद उठा पाएंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, पेंटिंग का मतलब है सांसें ऊपर नीचे चढ़ना, यानी कि हाफना। जो लवर्स की जो इमोशंस दिखाए गए हैं, पैशंस हैं एक दूसरे के लिए, प्यार के लिए, जो वो हाफते हैं वो हमेशा ही बना रहेगा। फॉर एवर यंग, और जो प्रेमिका है, जो बिलव्ड है, उसकी ब्यूटी हमेशा बनी रहेगी, वो कभी भी फेड नहीं होगी। ऑल ब्रेदिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर, और जो ये इस तरह का जो प्यार है, जो लव है, वो ह्यूमन पैशन यानी कि फिजिकल लव से बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम है। फिजिकल लव तो फेड हो जाता है एक टाइम के बाद, ऊब जाते हैं लोग, लेकिन जो इस तरह का प्यार है जो हमेशा बना रहेगा, जिसको हम हमेशा इंजॉय कर पाएंगे, वो फिजिकल लव से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। That leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. Parching का मतलब है सूखना, जीभ सूखना। A burning forehead मतलब माथा जलना। तो यहाँ जॉन कीट्स ये बोलना चाहते हैं कि जो ह्यूमन पैशन है, यानी कि जो फिजिकल लव है, वो एक समय के बाद वो जो लवर है वो ऊब जाते हैं। क्लॉइड का मतलब है ऊब जाना। सो उस फिजिकल लव के बाद जो हार्ट है, यानी कि जो हृदय है, वो दुख से भर जाता है और ऊब जाता है उनका प्यार। उसके बाद उनका जो माथा है वो जलने लगता है, और उनकी जो टंग है वो सूखने लगती है। Stanza fourth. Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest, leadst thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garland dressed?
यहाँ जॉन कीट्स उस अर्न पर छपी हुई एक सेक्रीफाइस की पिक्चर देखते हुए एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये वो कौन लोग हैं जो इस सेक्रीफाइस बलिदान को देखने के लिए यहाँ आए हैं, इस जुलूस में, सेक्रीफाइस के जुलूस में शामिल हुए हैं, ये वो कौन लोग हैं। To what green altar, O mysterious priest, leads thou that heifer lowing at the sky? heifer बोलते हैं गाय के बच्चे को, altar वो जगह जहां बलि दी जाती है, वेदी। और आगे जॉन कीट्स उस पिक्चर में देखते हैं कि एक प्रीस्ट यानी कि पादरी गाय के बच्चे को वेदी यानी कि बलि देने की जगह पर स्टेज पर लेके जा रहा है। लोइंग एट द स्काई, आगे उस बच्चे को यानी कि जो गाय का बच्चा है वो आवाज करते हुए आसमान की तरफ देखते हुए उस चित्र को पिक्चर बनी हुई है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक प्रीस्ट है जो गाय के बच्चे को वेदी की तरफ लेके जा रहा है और वो जो बच्चा है वो आवाज करते हुए आसमान की तरफ, उसका पिक्चर उस अर्न पर है। तो यहाँ जॉन कीट्स यही पूछ रहे हैं कि ये किस तरह का सेक्रीफाइस है और यहाँ पर बलि क्यों दी जा रही है, ये क्वेश्चंस करते हैं। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और जो गाय का बच्चा है उसके ऊपर रेशमी कपड़े सजे हुए हैं और फूलों की मालाएं सजी हुई हैं। What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk despise mourn, and little town by streets for evermore. अब जॉन कीट्स आगे वो एक ऐसी पिक्चर देखते हैं टाउन की जो या तो रिवर पर है या समुद्र के किनारे पर है या फिर माउंटेन के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, या फिर एक छोटा सा किला है जिसके बीच में वो एक टाउन बना हुआ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं, इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पाइस मॉर्न, पाइस का मतलब है पवित्र, मॉर्न मतलब यानी कि मॉर्निंग, इस सुंदर खूबसूरत सुबह में ये पूरा शहर खाली क्यों है। फोक का मतलब है लोग, यहाँ के लोग कहाँ चले गए हैं, ये पूरा शहर खाली क्यों है। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, तुम्हारी ये जो गलियां हैं यानी कि इस लिटिल टाउन छोटे से शहर की जो गलियां हैं वो पूरी तरह से सुनसान है, साइलेंट है। क्यों? क्योंकि सब लोग वहाँ सेक्रीफाइस देखने के लिए आ गए हैं, इसलिए ये जो शहर है ये पूरी तरह से खाली हो गया है, साइलेंट है। Will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. यहाँ एक भी सोल नहीं है, एक भी जिंदा इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा शहर साइलेंट है, जो जॉन कीट्स को ये बता सके कि ये शहर खाली क्यों है, यहाँ के लोग वो सेक्रीफाइस को देखने वहां सब एक साथ क्यों गए हैं। Why thou art desolate can ever return, और यहाँ से कोई भी उस शहर को वापस नहीं लौट पाएगा, का कोई भी निवासी कभी भी इससे या इस सेक्रीफाइस को जो देखने आए हैं यहाँ से अपने शहर कभी भी लौट नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अर्न पर जो ये सेक्रीफाइस की पिक्चर बनी हुई है वो टाइम यानी कि समय की दृष्टि से वो एक कांस्टेंट है, स्थिर है। ये न तो बच्चे जो गाय का बच्चा है न ही वो वेदी के पास जा सकता है और न ही उस नगर के जो लोग हैं जो दिखाए गए हैं उस जुलूस में देखने के लिए वो आए हैं, वो अपने शहर वापस जा सकते हैं जहाँ से ये जुलूस आया है। ये नगर, ये जो शहर है, यह हमेशा ही हमेशा खाली रहेगा और निर्जन रहेगा। Stanza fifth, last stanza of this poem. O Attic shape, fair attitude, with breed of marble man and maiden overwrought, with forest branches and trodden weed, thou silent form dost tease us out of thought, as doth eternity cold pastoral. अब जॉन कीट्स उस अर्न को एटिक शेप बोलते हैं। एटिक का मतलब है एंशियंट और ये अर्न ग्रीस का है, सो एंशियंट ग्रीस की शेप में उस अर्न को बोलते हैं कि ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड, तुम्हारे ऊपर जो ये ब्यूटीफुल आर्ट है बनी हुई है ये बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन ओवरऑल, और तुम्हारे ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं तुम मार्बल की बने हुए हो, तुम्हारे ऊपर मैन एंड मेडन, मेडन मतलब कुंवारी लड़कियां, आदमी और लड़कियों की पिक्चर गड़ी हुई है तुम्हारे ऊपर। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन वीड, और जंगलों की जो शाखाएं हैं तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। एंड द ट्रॉडन वीड, ट्रॉडन का मतलब है जो कुचली हुई, दबी हुई,
तुम्हारे ऊपर कुचली हुई या जमीन से जो दबी हुई घास है वो बनी हुई है। Thou silent form, thou tease us out of thought as thought eternity. और तुम, क्योंकि तुम एक अर्न हो, तुम्हारे ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है उसमें कोई वुमन नहीं है, तुम बोल नहीं सकते, तो तुम्हारा जो फॉर्म है, तुम बहुत शांत हो, साइलेंट हो। Thou tease us out of thought, और यही तुम्हारा जो शांत स्वरूप है वो हमें सोचने के ऊपर मजबूर कर देता है। एज thought eternity, गहराई से सोचने के ऊपर मजबूर कर देता है कि तुम्हारे ऊपर जो ये पिक्चर्स बनी है ये क्या कहना चाह रही है, इनका क्या मतलब है, इसके बारे में सोचने के ऊपर हमें ये मजबूर कर देता है, क्योंकि तुम्हारा जो फॉर्म है वो साइलेंट है। इसीलिए जॉन कीट्स उसे कोल्ड पैस्टरल बोलते हैं, उस अर्न को। When old age shall this generation waste, thou shalt remain in the midst of others' woe. Then errs a friend to man, to whom thou sayest, Beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth, and all ye need to know. When old age shall this generation waste, जैसे ह्यूमन बीइंग की ओल्ड एज आती है, वो बूढ़े होने लगते हैं, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, लेकिन दाउ शेल्ट रिमेन, तुम हमेशा सेम रहोगे। कोई भी जनरेशन क्यों ना आ जाए, तुम्हारे ऊपर किसी भी सीजन्स, क्लाइमेट, ओल्ड एज जनरेशन का असर नहीं होगा। इन द मिड्स ऑफ अदर वूज देन अर अ फ्रेंड टू मैन, दुख के समय तुम ह्यूमन बीइंग के एक फ्रेंड बनोगे। क्यों? क्योंकि जब लोग तुम पर बनी हुई पिक्चर्स देखेंगे, वो डीपली सोचने लगेंगे और अपने दुखों से उनको रिलैक्स मिलने लगेगा। तब तुम्हारी ये जो आर्ट है, टू वोम दाउ से, उन ह्यूमन बीइंग को क्या कहेगी? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ, एंड ऑल ये नीड टू नो। जो सुंदरता है वही सच है, और जो सच है वो सुंदर है। जो सच होता है, जिसकी जीत होती है, वह अपने आप में सुंदर होता है। ये सब, दैट इज ऑल, यही सब है। यही सब हमको अर्थ पर आकर के जानते हैं हम, और यही हमको जानना चाहिए। कहने का मतलब है कि ब्यूटी और ट्रुथ को ह्यूमन लाइफ से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर हम इस फैक्ट को समझ लें तो हम लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पोम फिनिश होती है। जॉन कीट्स इस पोम में ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरह हिस्ट्री का एक कलश यानी कि हमको लाइफ में डिफरेंट लेसन सिखा सकता है। सच को पूरी तरह से फॉलो करें, तब लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स की ओड टू द नाइटिंगेल एंड लबेला डेंसेंस मर्सी मैंने अपने चैनल पे कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।